हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी कविता जिसका नाम है आफ्टर एप्पल पिकिंग। ये कविता थोड़ी सी ऐसी है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बाकी कविताओं में आप देखेंगे कि बहुत सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आफ्टर एप्पल पिकिंग जो है इसमें थोड़े से शब्द भी कठिन है और इसका जो अर्थ है उस शब्दों में जो कहा गया उससे कहीं अलग सा एक रहस्यमय, एक गुप्त या एक कहें गूढ़ इसका अर्थ निकलता है। आइए शुरुआत करते हैं आफ्टर एप्पल पिकिंग। फ्रेंड्स, आफ्टर एप्पल पिकिंग कविता जो है ये नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, ये जो कलेक्शन इनका प्रकाशित हुआ था 1914 में इन इंग्लैंड और 1915 में ये यूएस में भी पब्लिश हुआ। तो नाम याद रखिए बुक का, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। इसमें इस पोएम को पब्लिश किया गया था। आइए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं इस कविता की। माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लैडर्स स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टुवर्ड हेवन स्टिल। मेरी लंबी दो नोकों वाली सीढ़ी है ना, सीढ़ी जो होती है जिससे हम किसी जगह चढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये सीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके जो दो नुकीले सिरे हैं, तो कवि ये कह रहा है कि मेरी जो लंबी सी दो नोकों वाली सीढ़ी एक पेड़ से सटकर खड़ी है और ये आसमान की ओर जा रही है। यहाँ हेवन मतलब आसमान, स्वर्ग दोनों मान सकते हैं। टुवर्ड हेवन स्टिल, और ये स्थिर खड़ी हुई है हेवन की ओर यानी आसमान की ओर। एंड देयर इज अ बैरल दैट आई डिडंट फिल, और यहाँ पर एक बैरल है। बैरल मतलब होता है फ्रेंड एक ड्रम टाइप की चीज़ जिसमें सेब इकट्ठे करते, इस तरह की बेलनाकार, जैसे यहाँ एक टोकरी रखी हुई है। एक एप्पल पिकिंग जो लोग करते हैं वो इस तरह का एक ड्रम लेके जाते हैं साथ में जिसमें एप्पल इकट्ठे करते हैं। तो आगे कभी ये कह रहा है कि देयर इज अ ड्रम दैट आई डिडंट फिल, और एक बैरल है जिसे मैंने अभी फिल नहीं करा है, भरा नहीं है। बिसाइड इट, इसके बगल में, देयर मे बी 2 और 3 एप्पल्स इसके बगल में 2 या 3 एप्पल्स ऐसे हैं। आई डिडंट पिक अपॉन सम बो, देखिए बो का मतलब होता है डाली, पेड़ की जो डाली होती है, शाखा कह सकते हैं, इसे कहते हैं बो। बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, लेकिन आई एम डन विद का मतलब अब मेरा काम खत्म हो गया। एप्पल पिकिंग का जो मेरा काम है, अब ये काम मेरा खत्म हो चुका है। यहाँ पे एक ही मीनिंग ऐसा है फ्रेंड जो थोड़ा सा अलग है, जो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बॉ का मतलब है मेन ब्रांच ऑफ ट्री, पेड़ की एक शाखा। तो ये पूरी जो लाइन है इनका अर्थ देखें तो मेरी दो नुकीली लंबी सी सीढ़ी एक पेड़ से सट के खड़ी है जो आसमान की ओर ऊपर की ओर जा रही है, स्थिर खड़ी हुई है। और एक बैरल है जिसे मैंने अभी भरा नहीं है। इसके बगल में 2 या 3 एप्पल ऐसे भी हैं किसी शाखा पर जो मैंने अभी तोड़े नहीं है, लेकिन अब मेरा काम खत्म हो गया है एप्पल पिकिंग का। फ्रेंड, ये तो शाब्दिक अर्थ है, यानी शब्दों को हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे इसका जो गूढ़ अर्थ है, जो छुपा हुआ अर्थ है, जो कवि कहना चाहता है, उसको देखते हैं। इस कविता में फ्रेंड कवि अपने जो है ड्रीम्स, अपने जो एम्स है, अपने लक्ष्य, उनके बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे जो स्लीप एक वर्ड आएगा आगे जाके, स्लीप यानी वैसे तो सामान्य भाषा में कहें तो नींद, लेकिन यहाँ स्लीप का तात्पर्य जो कवि कहना चाहता है वो है मृत्यु। तो कवि ये कह रहा है कि मेरी जो दो नुकीली नोकों वाली लंबी सी सीढ़ी जो पेड़ से सट के खड़ी है और इसके बगल में एक बैरल है जो अभी मैंने भरा नहीं है, यानी कि एक बहुत सारा जीवन निकल चुका है और अब मौत के समीप खड़ा हूँ, और अभी भी मेरे पास बहुत सारे सपने, बहुत सारे लक्ष्य ऐसे हैं जो मैं पूरा नहीं कर पाया। यहाँ जो ये कह रहा है ना, 1 2 2 और 3, 2 या 3 एप्पल्स ऐसे हैं जो मैंने अभी नहीं तोड़े, यानी कुछ लक्ष्य ऐसे हैं जो अभी अधूरे रह गए। अब मृत्यु निकट है, यानी मृत्यु होने ही वाली है। यहाँ पे कवि जो है फ्रेंड
एक डिप्रेशन के दौर में है ऐसा लगता है। एक हताशा या निराशा की झलक इस कविता में आपको दिखाई देगी। जैसा कि हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी में पढ़ा था, इनका जीवन बहुत सारे दुखों से भरा रहा। इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, इनके 2 बच्चे बहुत कम उम्र में मर जाते हैं, इनकी एक पुत्री रहती है जो आत्महत्या कर लेती है, एक पुत्री मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाती है, फिर इनकी एक पुत्री की मृत्यु जो होती है उसके बाद इनका एक पुत्र रहता है जो सुसाइड कर लेता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो इनके जीवन में होती हैं, इससे एक हताश और निराश हो जाते हैं, और ये हताशा जो है इनकी कविता में झलकती है। इन लाइनों को हम पूरी बात करें तो यहाँ कवि ये कह रहा है कि 2 या 3 एप्पल्स अब ऐसे भी रह गए हैं जो मैं तोड़ नहीं पाया हूँ, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। आई एम डन विथ, यानी मेरा काम अब खत्म हो चुका है, यानी मैं जितना कर सकता था अपने जीवन में उतना कर चुका हूँ, अब आगे मेरे करने की हिम्मत नहीं है। ये फ्रेंड अगली लाइन्स को देखते हैं। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट, the scent of apples I am drowsing off. I cannot rub the strangeness from my sight I got from looking through a pane of glass I skimmed this morning from the drinking trough and held against the world of hoary grass. It melted and I let it fall and break. ये कविता के शब्दों का प्रयोग तो हमेशा की तरह रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। आइए फ्रेंड इन लाइंस को समझने की कोशिश करते हैं। अब कवि यहाँ कह रहा है कि सर्दियों की जो नींद है उसकी खुशबू चारों ओर फैलने लगी रात में, और इसमें एप्पल्स की गंध भी शामिल है, सेब की खुशबू भी आ रही है, और आई एम ड्राउजिंग ऑफ, यानी अब मेरे को झपकी आ रही है, अब मुझे नींद आ रही है, और मैं उस विचित्रपन को अपनी आंखों से रगड़ करके भी दूर नहीं कर पा रहा हूं जो आज सुबह मुझे पानी के पीने की टंकी जो रहती है, देखिए ड्रिंकिंग ट्रॉफ, इस तस्वीर को आप देखें फ्रेंड, जो जानवर लोगों को पीने के लिए एक टंकी सी बनी रहती है इस तरह की, ये है ड्रिंकिंग ट्रॉफ। इस तस्वीर को देखें, ये इसको कह रहे हैं ड्रिंकिंग ट्रॉफ। तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है फ्रेंड तो पानी की जो ऊपरी परत रहती है जम जाती है। तो कवि ये कह रहा है कि ये जो ड्रिंकिंग ट्रॉफ है इसमें से मैंने स्किम किया, देखिए स्किम, ये जो वर्ड आ रहा है स्किम, जैसे हम दूध जब जो है दूध को उबालते हैं और ठंडा हो जाता है तो दूध के ऊपर एक मलाई जम जाती है, उस मलाई को हम एक हल्के से हाथ से ऐसे करके निकाल लेते हैं, इसी चीज को कहते हैं स्किम। पैन ऑफ ग्लास, पैन ऑफ ग्लास यानी कांच का टुकड़ा। अब यहाँ कांच का टुकड़ा का मतलब है जो बर्फ जम गई थी टंकी के पानी में, उस पानी की टंकी से उसने उस पैन ऑफ ग्लास को यानी कांच के टुकड़े को हटाया, और उससे जब उसने हॉरी ग्रास, हॉरी जो वर्ड आया है ना, इसका अर्थ होता है ग्रेस वाइट, हल्का सा सफ़ेद और ग्रे कलर का। जैसे ये घास आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, जब घास के ऊपर बर्फ की थोड़ी सी परत जैसे आपको दिख रही है पिक्चर में, ये बर्फ की परत जम जाती तो इसको इन्होंने कहा हॉरी ग्रास। अब इन पूरी लाइन्स का अर्थ देखें तो वो कवि कह रहा है कि मैं उस अजीबपन को, जो उस विचित्रपन को अपनी आंखों से, अपनी नज़रों से हटा नहीं पा रहा हूँ, जिसे मैंने आज सुबह देखा था एक पैन ऑफ ग्लास से, कांच के टुकड़े से, हॉरी ग्रास को, ठीक है ना, जिसको मैंने उठाया कहाँ से था, ड्रिंकिंग ट्रॉफ से, जिसको मैंने आज सुबह उस पानी की टंकी से स्किम कर लिया था, उठा लिया था, और उससे मैंने उस हॉरी ग्रास को देखा, तो मेरे आंखों के आगे जो विचित्रपन आया उसको मैं अपनी आंखों से रगड़ कर भी हटा नहीं पा रहा हूँ। सुबह के समय हम जब कुछ चीज़ें धुंधली दिखाई देती है, हम आंख को रगड़ के कोशिश करते हैं कि अच्छे से दिखाई देने लगे। और उसके बाद कभी कह रहे हैं इट मेल्टेड, वह पिघल गई, एंड लेट इट फॉल, एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, और मैंने उसे गिरने दिया और टूटने दिया। आइए फ्रेंड आप देखते हैं कि ये जो लाइन्स है इनका शाब्दिक अर्थ तो हमने देख लिया, अब यहाँ पे कवि कहना क्या चाहता। तो फ्रेंड्स इन लाइन्स में कवि ये कह रहा है कि जो सर्दियों की नींद होती है, सर्दियों में आप देखते हैं कि
नींद जो है वो इतनी प्यारी आती है कि आदमी मदहोश हो जाता है। ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे नशा सा हो गया, और वो सो जाता है एक लंबे समय के लिए। कई जानवर भी ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय के लिए सो जाते हैं, सर्दी सहन नहीं कर पाते, तो वो एक लंबे समय की एक लंबी नींद में चले जाते हैं, यानी कई महीनों तक सोते रहते हैं। यहाँ पे नींद का तात्पर्य फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि मृत्यु से कहना चाहते हैं। कभी ये कह रहा है कि मैं अपने पूरे जीवन में इतना काम करा, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने हासिल की, और इतना काम करते करते अब मैं थक चुका हूँ, और विंटर स्लीप जो है इसकी गंध और सेंट ऑफ एप्पल्स और सेबों की जो गंध है, इससे मुझे झपकी आ रही, यानी मेरी आंखें अब जो है खुल नहीं रही। अब मैं सोने की अवस्था में आ गया हूँ, यानी कि मृत्यु के नज़दीक पहुँच चुका हूँ। और आज सुबह जो मैंने स्किम ऑफ किया एक पैन ऑफ ग्लास को, एक पानी की टंकी से एक कांच के टुकड़े को, यानी बर्फ़ जो जम गई थी उसको उठा के जब मैंने देखा हॉरी ग्रास की ओर, यानी कभी ये कहना चाहता है जब उसने अपने अतीत के बारे में देखा तो उसको जो विचित्रपन दिखाई दिया, यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें रह गई थी जो वो करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। बहुत सारे लक्ष्य उसके जो थे, बहुत सारे सपने थे, वो अधूरे रह गए और उन्हें वो पूरा नहीं कर पाया, जो अब उसे धुंधले से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब उसकी मृत्यु नज़दीक है। अब वो स्लीप में जाना चाहता है, लंबी गहरी नींद में जाना चाहता है। लास्ट की लाइन में देखिए फ्रेंड, इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक। अब वो कह रहा है बर्फ़ का जो कांच का जो टुकड़ा था वो पिघलने लगा और मैंने उसे नीचे गिरने दिया और टूटने दिया। यहाँ कभी ये कह रहा है कि फ्रेंड जो उसके सपने थे, कुछ सपने ऐसे थे जो पूरे नहीं कर पाया, वो सपने टूट गए और बिखर गए और वो कुछ नहीं कर पाया, है ना। यहाँ सपने जो है, ड्रीम्स और एम्स, लक्ष्य, इनके बारे में वो बात कर रहा है। आई फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल एंड आई कुड टेल what form my dreaming was about to take. Magnified apples appear and disappear. Stem and blossom and every flake of russet showing clear. आइए हम थोड़ा थोड़ा करके इसका अर्थ देखते हैं ताकि मैं आपको पूरे अच्छे से वर्णन कर पाऊँ और आप इसको पूरे अच्छे से समझ पाएँ। अब कभी कहता है कि मैं बहुत अच्छे से जो है अपने नींद में जाने से पहले ये बता सकता था कि अब मैं जब सो जाऊंगा तो मेरे सपनों में क्या आएगा, और जब मैं सपना देखूंगा तो मुझे दिखाई देंगे कुछ बड़े बड़े एप्पल्स जो मेरी आंखों के सामने आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। कभी उनका मेरे को तने वाला सिरा दिखाई देता है, कभी फूलों वाला सिरा दिखाई देता है। यहाँ पे फ्रेंड कभी वही फिर से सपनों, अपने एम्स की बात कर रहा है कि जब मैं सो जाऊंगा तो मुझे जो सपने में दिखाई देंगे, मेरे वो सपने, मेरे वो ड्रीम्स, मेरे वो एम्स जिन्हें मैं पाना चाहता था, वो बड़े बड़े सपने दिखाई देंगे। कभी तो वो दिखाई देंगे और कभी उनका जो तने से जुड़ा हुआ, पेड़ से जुड़ा हुआ हिस्सा दिखाई देगा, कभी फूलों वाला हिस्सा दिखाई देगा। यहाँ फ्रेंड जो कवि जो है वो अपने जीवन के अधूरे रह गए कामों के बारे में बात कर रहा है कि जब वो नींद में जाने लगेगा, जब मौत आने लगती है, तो हमारी ज़िंदगी में जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सारी घटनाएं हमारे सामने आने लगती हैं और हम पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगते हैं कि ये काम मैं कर पाया, ये सपने में हासिल कर पाया, और ऐसे कई सपने रह गए जो मुझे पूरा करना था, लेकिन अब क्योंकि मृत्यु नज़दीक है तो मैं अब उन सपनों को पूरा नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ जो मैग्नीफाइड एप्पल्स के बारे में बात की है, एपियर एंड डिसअपियर, जो कभी सामने आते हैं कभी गायब हो जाते हैं, कभी उनका पेड़ से जुड़ा हुआ सिरा दिखाई देता है, कभी फूलों वाला सिरा दिखाई देता है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, माई इंस्टेप आर्च नॉट ओनली कीप्स द एग, it keeps the pressure of a ladder round. I feel the ladder sway as the bow bend, and I keep hearing from the cellar bin the rumbling sound of load of apples coming in.
हमने पंक्तियां पढ़ी ना, इसमें ये जो वर्ड आया इंस्टेप आर्च। अब इंस्टेप आर्च क्या होता है, देखिए ये पैर का जो आर्च होता है, ये सब मुड़ा वाला हिस्सा होता है, इसे कहते हैं इंस्टेप आर्च। आइए फ्रेंड देखते हैं इन पंक्तियों का क्या अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे कवि कह रहा है माय इंस्टेप आर्च, यानी मेरे तलवे का जो मुड़ा वाला हिस्सा है वो दर्द महसूस कर रहा है। जब हम बहुत समय तक सीढ़ी पर खड़े रहते हैं तो ये जो पैर का मुड़ा हुआ हिस्सा रहता है, यहाँ पे ही जो है जिस चीज़ पे, यानी जिस सीढ़ी पे खड़े हैं तो इस हिस्से पे पूरी बॉडी का प्रेशर आता है, पूरी बॉडी का जो वजन आता है, और इसकी वजह से अगर आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो ये पैर का जो नीचे का हिस्सा है, तलवा जो है, ये जो है दर्द करने लगता है। इसी के बारे में इन्होंने कहा है माय इंस्टेप आर्च नॉट ओनली कीप्स द एक, मेरे पैरों का तलवा ना केवल दर्द महसूस कर रहा है, देखिए एक का मतलब होता है दर्द, इट कीप्स द प्रेशर ऑफ ए लैडर राउंड, ये सीढ़ी के जो गोल वाले हिस्से का दबाव भी महसूस कर रहा है। आई फील द लैडर स्वे, मैं सीढ़ी को हिलता हुआ महसूस करता हूँ। एज द बॉब बेंड्स, जब डाली जो है पेड़ की शाखा मुड़ती है। एंड आई कीप हियरिंग, और मैं सुनता हूँ किसी तय खाने से, देखिए सेलर बिन का मतलब किसी तय खाने से। द रम्बलिंग साउंड, ये गड़गड़ाती हुई आवाज, सेबों के ऑफ लोड ऑन लोड ऑफ, सेबों के गिरने के, आने के, जाने के, यानी सेब आते जा रहे हैं, ये गड़गड़ाती आवाज़ है। जब ड्रम में सेब गिरेंगे तो गड़गड़ाहट सी आवाज़ आती है, और जो नीचे गिरते जाते हैं इनका जो रम्बलिंग साउंड है, इसको मैं सुन रहा हूँ एक तहखाने से। आइए फ्रेंड अब इस कविता का जो छुपा हुआ अर्थ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब कवि यहाँ पे ये कह रहा है कि जिंदगी भर जो मैंने कष्ट सहे, दर्द सहे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, उस दर्द को मैं अब महसूस करता हूँ। और मुझे अभी भी महसूस होता है कि मैं किसी सीढ़ी पर बहुत लंबे समय से खड़ा हुआ हूँ, यानी कि एक लंबे समय तक जो मैंने संघर्ष करा है उस संघर्ष के दर्द को मैं महसूस करता हूँ। और जब मौत आने लगती है फ्रेंड, जैसे हम नींद में होते हैं और हमारे कानों में कोई आवाज़ आती है तो हमको ऐसा लगता है जैसे हम किसी तहखाने में बैठे हुए हैं और कहीं और से आवाज़ आ रही है। उसी तरह की बात इन्होंने कही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी तहखाने में हूँ और मुझे सेबों के उस बैरल में गिरने और फिर बैरल से नीचे गिरने की आवाज़ जो है, ये गड़गड़ाहट सी आवाज़ सुनाई दे रही है। यानी कि कवि जो है अब अपने अतीत के बारे में सोच रहा है कि जो मैंने अपने जीवन में कष्ट सहे चल रही है दुनिया में, वो उसको आवाज़ जो है ऐसा लग रहा है कि किसी तहखाने में बैठा है और वहाँ पे वो आवाज़ सुन रहा है। आइए फ्रेंड आगे देखते हैं। फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, आई एम ओवर टायर्ड ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट I myself desired. There were 10,000 fruit to touch, cherish in hand, lift down and not let fall. इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। अब कवि कह रहा है कि I have had too much of apple picking, यानी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत काम कर लिया, बहुत सेब तोड़ लिए, बहुत सारे लक्ष्यों को हासिल कर लिया। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में पाना चाहता है और जब जीवन के अंतिम पड़ाव पे वो आ जाता है तो वो अपने पलट के जब अतीत के बारे में देखता है तो वो देखता है कि मैंने बहुत सारा काम तो कर लिया, बहुत सारे सपनों को भी पूरा कर लिया, बहुत सारे लक्ष्य भी हासिल कर लिए, लेकिन अब उसे लगता है कि नहीं, अब तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। आई एम ओवर टायर्ड, अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट, उस विशाल फसल के लिए जिसकी स्वयं मैंने इच्छा की थी। जो व्यक्ति ने स्वयं सपने देखे थे बड़े बड़े, उनको पाने के लिए, अब वो सपने मेरे सामने हैं, लेकिन अब मैं क्योंकि बूढ़ा हो चुका हूँ और मृत्यु के नज़दीक हूँ तो अब मैं ओवर टायर्ड हो चुका हूँ, यानी मैं अब नहीं मेहनत कर सकता, अब मैं प्रयास नहीं कर सकता उस विशाल फसल के लिए जिसकी मैंने स्वयं इच्छा की थी। और यहाँ जो है अतिशयोक्ति अलंकार जैसे होता है, हाइपर बोले। अब कवि कह रहा है 10,000 एप्पल्स हैं जिन्हें अभी भी टच करना बाकी है, यानी कई
कई सपने, सैकड़ों सपने अभी भी ऐसे हैं जो मैं पाना चाहता था, लेकिन अब मैं उन्हें नहीं पा सकता क्योंकि मैं थक चुका हूँ, अब मैं मृत्यु के नज़दीक हूँ। एक फ्रेंड कवि कहता है कि यदि मैं मृत्यु के नज़दीक नहीं होता तो उन सपनों को अपने हाथों से उठाता और उन्हें इतना संभाल के उनके कोमलता पूर्वक रखता और उन्हें कभी नीचे नहीं गिरने देता। नॉट लेट फॉल, उन्हें कभी गिरने नहीं देता। यहाँ जो एप्पल पिकिंग जो है फ्रेंड्स, सेब जो है, वो ड्रीम्स या कवि के जीवन के लक्ष्यों के बारे में उनको जो है चिन्हित किया गया है। तो एक तरफ फ्रेंड कवि ये कह रहा है कि ऐसे सैकड़ों सपने, बहुत सारे एप्पल मैंने तोड़ लिए, है ना, जीवन में बहुत सारे काम थे जो मैं करना चाहता था वो मैंने कर लिए, और लेकिन अब तो मैं बहुत थक चुका हूँ। हालांकि 10,000 यानी सैकड़ों सपने अभी भी बाकी हैं जिन्हें मैं पाना चाहता था, और यदि वो मिल जाते मुझे तो मैं पल के बिछाकर उनका स्वागत करता और उन्हें कभी टूटने नहीं देता। लेकिन अब मैं ओवर टायर्ड हो चुका हूँ, यानी अब मैं मौत के नज़दीक आ चुका हूँ, अब मैं नहीं कर सकता इस काम को। देखते फ्रेंड, चेरिश इन हैंड, लिफ्ट डाउन एंड नॉट लेट फॉल, फॉर ऑल दैट स्ट्रक द अर्थ, नो मैटर इफ नॉट ब्रूज्ड और स्पाइक्ड विद स्टबल। जैसा मैंने अभी बताया फ्रेंड कि अगर मेरे बस में होता तो मैं उन सपनों को अपनी कोमलता पूर्वक उठाता और संभाल के रखता और कभी गिरने नहीं देता। और यदि वो गिर भी जाते ज़मीन पे, है ना, स्ट्रक द अर्थ यानी ज़मीन से टकरा जाते, चाहे वो खराब हो जाते, ब्रुज्ड यानी खराब हो जाना, जब सेब जैसे नीचे गिर जाते हैं कई बार तोड़ते समय, तो वो नीचे ज़मीन पे गिरने की वजह से उनमें एक लाल से दाने पड़ जाते हैं, लाल से निशान आ जाते हैं, इसको कहते हैं ब्रूज्ड। और स्टबल का मतलब है फ्रेंड जो ज़मीन पे जो कचरा पड़ा हुआ है या पत्थर पड़े हुए, उनसे कई बार जब सेब नीचे गिरता है तो वो कांटा या पत्थर जो चुभ जाता है, उससे सेब का में छेद जैसा हो जाता है, और इस वजह से वो सेब उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं रह जाता। तो यहाँ पे कभी कह रहा है कि मैं इतने प्यार से अपने सपनों को उठाता और उन्हें किसी भी कीमत पे नीचे नहीं गिरने देता, और यदि वो गिर भी जाते, ज़मीन से टकरा जाते, तो चाहे वो ब्रूज्ड हो जाते यानी उन पर लाल निशान पड़ जाते, या वो किसी पत्थर से या किसी नुकीली चीज़ से टकराकर उनमें छेद भी हो जाता। इसके आगे कभी कहता है फ्रेंड, वेंट श्योरली टू द साइडर एप्पल हीप। तो ऐसा होने से यानी जैसे सेब ज़मीन पे गिरता और ब्रूज्ड हो जाता, लाल निशान पड़ जाते, या किसी स्टबल से टकरा के स्पाइक यानी छेद हो जाता उसमें, तो वो निश्चित रूप से साइडर एप्पल के ढेर में चला जाता, जैसे कि उसकी कोई कीमत ही ना हो, एज ऑफ नो वर्थ, जैसे उसकी कोई कीमत ही ना हो। फ्रेंड जो फसल तोड़ी जाती है एप्पल्स की, वो बहुत ध्यान से जो एप्पल तोड़ने वाले रहते हैं उनको हाथों से तोड़ते हैं और उसको बैरल में डाल देते हैं। अगर गलती से कोई एप्पल जो है नीचे गिर जाए तो वो क्या होता है, उस पर लाल निशान पड़ जाता है। अगर कोई कांटा या पत्थर में टकरा जाए तो उसमें छेद हो जाता है, तो फिर वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता। तो फिर उसको क्या करते हैं, साइडर एप्पल यानी एप्पल से जो जूस बनाया जाता है ना, यानी वो कम क्वालिटी के जो अच्छी क्वालिटी नहीं रहती उनको एक अलग से ढेर में रख देते हैं। इसी को उन्होंने कहा है साइडर एप्पल के ढेर पर चला जाता अगर वो खराब हो जाता तो। फ्रेंड यहाँ पे फिर वही बात कर रहे हैं कभी कि अगर मेरे हाथ में होता, मेरे बस में होता, तो मैं कभी सपनों को नीचे गिर करके ख़राब नहीं होने देता, और अगर वो ख़राब हो जाते तो वो साइडर एप्पल हीप में चले जाते यानी बेकार हो जाते, और ऐसा हो जाता कि जैसे उनकी कोई कीमत ही ना हो। तो यहाँ पे जब मृत्यु के नज़दीक एक व्यक्ति पहुँच जाता है और वो अपने टूटे हुए सपनों को देखता है, कई काम ऐसे अधूरे रह जाते हैं जो वो करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, उनको एप्पल से तुलना की गई है। बहुत ही सुंदर चित्रण आप देखेंगे यहाँ पर। सेब जो है वो एक व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य जो सपने होते हैं उनसे उनको तुलना की गई है। आइए फ्रेंड आगे की लाइंस को देखते हैं। वन कैन सी वाट विल ट्रबल दिस स्लीप ऑफ माइन, वाट एवर स्लीप इट इज, वरी नॉट गॉन, द वुडचक कुड से वेदर इट्स लाइक हिज,
लॉन्ग स्लीप as as I describe its coming on, or just some human sleep. इन लाइन्स में देखिए आप फ्रेंड, तो एक शब्द आया वुडचक ना। अब ये वुडचक क्या होता है, तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं। ये इस तरह का जीव होता है जो गिलहरी के जैसा दिखाई देता है। यूरोपियन कंट्रीज जो रहते हैं फ्रेंड, यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है और सर्दियों में टेम्परेचर जो है -20, -15 इतना तक हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, ज़्यादातर जानवर जीवित नहीं रह सकते, तो वो एक निद्रा में चले जाते हैं, सुप्तावस्था कहते हैं, जैसे हाइबरनेशन। यानी एक बहुत लंबे समय तक, 4 महीने 6 महीने तक वो जो है अपने ज़मीन के नीचे बिल में घुस जाते हैं, वहाँ जाके सो जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है उस तरह से। यानी एक बहुत लंबी नींद इनके जीवन काल में वो सर्दियों के दौरान रहती है। तो कवि जो है अपनी नींद यानी अपनी जो मृत्यु है उसके बारे में ये वुडचक की नींद से उसको तुलना कर रहा है। आइए अब देखते हैं इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। वन कैन सी वाट विल ट्रबल दिस स्लीप ऑफ माइंड। एक व्यक्ति देख सकता है कि कौन सी चीज़ है जो मेरी नींद में परेशानी डाल रही है, मेरी नींद में व्यवधान डाल रही है। वाट एवर स्लीप इट इज़, चाहे ये कैसी भी नींद हो। वरी नॉट गॉन द वुडचक कुड से वेदर इट्स लाइक हिज लॉन्ग स्लीप एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन। यहाँ पे आप देखें फ्रेंड, तो कभी कह रहा है कि एक व्यक्ति देख सकता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरी नींद में व्यवधान डाल रही है, चाहे ये कैसी भी नींद हो। और यदि वुडचक यहाँ पर होता और चला नहीं गया होता तो वो शायद बता सकता कि ये उसके जैसी लंबी नींद है, लॉन्ग स्लीप है, जैसा कि मैंने वर्णन किया कि वो आ रही है। या फिर जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, या ये केवल एक मनुष्य को आने वाली नींद के जैसी है। यहाँ पे फ्रेंड कभी वही कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे अब मरने से रोक रही है ना। एक व्यक्ति देख सकता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरी मृत्यु में व्यवधान डाल रही है, मेरी मृत्यु को रोक रही है। अधूरे सपने जो कवि ने देखे थे, जो पूरा नहीं कर पाया, अब उसको मरने से पहले ऐसा लगता है। जैसे आप देखेंगे फ्रेंड, जब एक व्यक्ति मौत के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है, मरने ही वाला होता है, तो कई बार ऐसा आप देखेंगे कि उसकी मौत जो बिल्कुल मृत्यु सैया पे लेटा, लेकिन फिर भी मौत नहीं आ रही। अब उस समय होता क्या है, वो अवस्था को कवि ने बताया कि उसके जो अधूरे सपने रह गए जिन्हें वो पूरा करना चाहता था, वो उसकी जो है ट्रबल डाल रहा है, उसकी व्यवधान डाल रहे हैं उसकी नींद में। और अब वुडचक से कहता है, अगर वुडचक यहाँ पर होता, वो चला नहीं गया होता, तो शायद वो बता देता कि क्या ये उसके जैसी एक लंबी नींद है, यानी क्या मैं मरने ही वाला हूँ, या केवल मैं थक गया हूँ और थोड़ी देर के लिए सोना चाहता हूँ, है ना, या ह्यूमन स्लीप है। तो वो कह रहा है कि मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ कि मेरी मृत्यु नज़दीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों रुका हुआ हूँ। क्या ये केवल एक थकावट है जिससे मैं थोड़ी देर के लिए सोऊंगा और फिर उठ जाऊंगा, या फिर ये एक लॉन्ग स्लीप है जिससे मैं सोऊंगा और फिर कभी नहीं उठूंगा। फ्रेंड, जो शब्दों का इस कविता में उपयोग किया है, जैसे वुडचक हुआ, इसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई ताकि आप इसको पहचान सकें। तो फ्रेंड, ये जो कवि है ये अमेरिका के हैं और इंग्लैंड में भी इन्होंने काफ़ी समय बिताया, तो वहाँ का क्लाइमेट और हमारे यहाँ का क्लाइमेट अलग होता है, इसलिए वहाँ के जीव जंतु भी अलग होते हैं। कुछ कुछ जीव जंतु जो वहाँ पाए जाते हैं वो हमारे यहाँ नहीं पाए जाते, तो इसलिए तस्वीर से हम बहुत अच्छे से उसको पहचान सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं कि वुडचक क्या होता है। फ्रेंड्स, आमतौर पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताएं बहुत ही सरल शब्दों में लिखी जाती हैं। अर्थ तो हमेशा ही गूढ़ होता है उनका, लेकिन शब्द बहुत सरल होते हैं। लेकिन आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये जो कविता है, इसमें कुछ शब्दों का भी ऐसा प्रयोग किया गया है जो थोड़े से कठिन है। एक आम व्यक्ति को पढ़ने में कठिनाई आती है और समझ में भी कुछ चीज़ें नहीं आती। इस कविता में फ्रेंड मैंने कोशिश की है कि एक एक शब्द को पढ़ के और एक एक लाइन को पढ़ के आपको अर्थ समझाऊं। पूरी कविता में कवि ने ये बात कही है कि वो मृत्यु शैया पर लेटा है और वो अब पिछली ज़िंदगी के बारे में सोच रहा है। बहुत सारे सपने उसने पूरे कर लिए, बहुत सारे अचीवमेंट हासिल कर लिए,
लेकिन अभी भी कुछ सपने, कुछ लक्ष्य ऐसे रह गए हैं जो अधूरे रह गए, और शायद यही वो लक्ष्य है जो उसे मरने से रोक रहे हैं। दूसरी बात वो ये कहता है कि हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा हो कि मैं मरने वाला हूँ, हो सकता है कि मैं केवल थक गया हूँ और थोड़ी देर बाद फिर से खड़ा हो जाऊंगा। इसलिए उसने तुलना की, लॉन्ग स्लीप वुडचक होता तो शायद बता देता कि उसकी जैसी लॉन्ग स्लीप है, यानी क्या मैं मरने ही वाला हूँ, या फिर ये एक ह्यूमन स्लीप है, जैसे आदमी थोड़ी देर के लिए सोता है और फिर उठ जाता है। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो कि मैं दोबारा से उठ जाऊं और दोबारा से अपने काम पे लग जाऊं। शब्दों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, बहुत ही सुंदर प्रयोग है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताएं हमेशा ही बहुत ही सुंदर और गूढ़ अर्थ वाली रहती हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से पसंद आई होगी और बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।